हमारी डाटा की सेकंड क्लास है और इसके अंदर हमने कैटेगरीज ऑफ डाटा को सबसे पहले स्टार्ट करना है। क्वालिटी ऑफ डाटा और डाटा की जो टाइप्स हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा को हमने कल कवर कर लिया हुआ था। तो कैटेगरीज ऑफ डाटा के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? स्ट्रक्चर डाटा आता है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो क्या है कि एक मिनट। हम्म। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो क्या है? स्ट्रक्चर डाटा के ऊपर हमने बात करनी है। स्ट्रक्चर डाटा कौन सा होता है? अच्छा, पहले देखते हैं डाटा की कैटेगरीज हैं कितनी। डाटा की जो कैटेगरीज है ना वो हमारे पास तीन कैटेगरीज है। स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और कौन सी है? सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो ये तीन कैटेगरीज हैं हमारे पास डाटा की, जो कि अ, हमारे सिलेबस के अंदर है, जो हमने कवर करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है स्ट्रक्चर डाटा। तो स्ट्रक्चर डाटा कौन सा होता है? स्ट्रक्चर डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज, जो कि ऑर्गेनाइज हुई हुई है प्री डिफाइंड फॉर्मेट के ऊपर। जो कि ऑर्गेनाइज है प्री डिफाइंड फॉर्मेट के ऊपर। अच्छा, फॉर्मेट से हमें एक चीज़ याद आ रही है, कल हमने एक वर्ड पढ़ा था। क्या वर्ड था? कंसिस्टेंट डाटा। कंसिस्टेंट डाटा कौन सा होता है? वो वाला डाटा जिसके अंदर जो हमारा फॉर्मेट है वो ऑल अक्रॉस द सिस्टम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सिस्टम के अंदर फॉर्मेट सेम नहीं है तो वो डाटा हमारे पास जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो स्ट्रक्चर डाटा इसका मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट डाटा होता है, वो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट के ऊपर होता है और स्टोर्ड कहाँ पे होता है? रोज एंड कॉलम्स के अंदर वो स्टोर हुआ 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 होता है हमारे पास, रोज एंड कॉलम्स के ऊपर। अच्छा, ये जो डाटा होता है हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। इजीली मैनेज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड क्वेरी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी समझते हैं क्वेरी क्या होता है। यूजिंग स्टैंडर्ड टूल्स हम लोग इस्तेमाल करके, लाइक रिलेशनल डाटाबेस। अच्छा, ये रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है? इसके अंदर ना, इसके बारे में हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, रिलेशनल डाटाबेस के बारे में। रिलेशनल डाटाबेस के बारे में हमने कहाँ में पढ़ना है? चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो अभी इसको यहाँ पे आपने ऐसे ही छोड़ देना है। रिलेशनल डाटाबेस क्या क्या होता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अच्छा, डाटा इजी टू मैनेज होता है, एनालाइज होता है और क्वेरी आप आसानी से कर सकते हो। अच्छा, क्वेरी क्या होता है? फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर अगर मैं सर्च करता हूँ, एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए, अगर मैंने सर्च किए है कोई वीडियो कैफ कैफ 3, ये मैंने सर्च किया है, तो ये मैंने क्या किया है? क्वेरी डाली है। ये मैंने क्वेरी डाली है। अब ये क्वेरी जो है वो सिस्टम इस क्वेरी को जाती है सिस्टम के पास और वो क्वेरी से क्या करता है? रिजल्ट हमें देता है। तो क्वेरी आई होप समझ में आओगा। जो क्या होती है इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कमांड होती है। सही है। तो ये हमें बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या मतलब होता है एसक्यूएल का? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अच्छा, क्वेरी करने की एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का नाम क्या है? एसक्यूएल है। सही है। इसके बारे में फिर से बता रहा हूँ कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर पढ़ना है, जो कि कहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के अंदर है, तो वो हम वहीं पे जाके कवर कर रहे होंगे। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी पढ़ते हैं कि कस्टमर का रिकॉर्ड किसी सीआरएम सिस्टम के अंदर। सीआरएम सिस्टम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो कस्टमर के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई कस्टमर हमारे पास आता है, वो हम अब जब भी न्यू कस्टमर आता है तो न्यू कस्टमर को एक हम कस्टमर आईडी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर नंबर 15 आया, कस्टमर न्यू आया है, पहले हमारे पास 14 कस्टमर थे, तो न्यू वाला जो कस्टमर है उसको कस्टमर आईडी देते हैं 15। और उसका सारा डाटा, कस्टमर का नेम, एड्रेस वगैरह हर चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। तो ये किस तरह स्टोर होती है? एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होती है, रोज एंड कॉलम्स के वे में स्टोर होती है। मजीद इसके बारे में और भी हमने बात करनी है, डाटा नॉर्मलाइजेशन हमने पढ़ना है, लेकिन अभी यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि ये इसका क्या मतलब है। तो क्या करते हैं हम लोग? नेम्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसकी परचेज हिस्ट्री और इंटरेक्शन, सारा कुछ कहाँ पे? टेबुलर फॉर्मेट के अंदर स्टोर्ड हुआ होता है। इसी तरह फाइनेंशियल डाटा भी हमारे पास इसी तरह स्टोर्ड हुआ होता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा होता है? अनस्ट्रक्चर्ड के ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर्ड हमें समझ लिया है, तो स्ट्रक्चर्ड के अंदर क्योंकि रोज एंड कॉलम्स होती हैं और प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, तो अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होगा। इसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता और ये चैलेंजिंग होता है प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो इसके अंदर किस जो भी रॉ डाटा को आप इस तरह समझ सकते हो कि वो क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इसके अंदर टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो फाइल्स होती हैं। तो ये क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो व्हाट्सएप की ऑडियो फाइल्स है,
ऑडियो जो जो आप वॉइस वॉइस मैसेज करते हो वो कहाँ पे होती है, आपकी फाइल्स के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड वे में पड़ी हुई होती हैं। अच्छा जी। सोशल मीडिया की जो पोस्ट होती हैं वो क्या होती हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती हैं, वहाँ पे टेक्स्ट इमेजेस और इमोजीज होते हैं, और कमेंट्स जो होते हैं वहाँ पे कोई भी कमेंट ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता कि पॉजिटिव पहले आ रहे हैं, न्यूट्रल बाद में आ रहे हैं और नेगेटिव उस सबसे एंड में आ रहे हैं। इस तरह नहीं होता, वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में पड़े हुए होते हैं। तो ये बात आई होप हमें समझ में आ गया, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड की डेफिनेशन आपने याद करनी है। इसके बाद सेमी स्ट्रक्चर्ड के ऊपर बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा बड़ा है। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, ऐसा डाटा जो स्ट्रक्चर्ड और काम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के दरमियान में होता है, दोनों के दरमियान में होता है, उसे क्या कहते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा बोलते हैं। इसका कोई रिजिड फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, टैग्स भी होते हैं और मार्कर्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं इसको, और डिग्री ऑफ, अच्छा ये अंडरस्टैंड करते हैं अभी कि ये टैग्स और मार्कर्स क्या होते हैं। तो वो इसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका क्या मतलब, इसका मतलब थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो फुली स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। तो लेकिन ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से इसको प्रोसेस करना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि ये फुली अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, राइट। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एच टी एम एल के जो टैग्स होते हैं, एच टी एम एल क्या है, एच टी एम एल हमारे पास एक लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डिटेल्स आगे इसके बारे में भी हमने पढ़नी है, लेकिन अभी आप जितना समझा रहा हूँ उतना समझ लें कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज को क्या कहते हैं, HTML कहते हैं। अच्छा, ये HTML क्या होता है, इसके अंदर ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये क्या है हमारे पास, ये टैग्स है। और ये जो टैग्स हैं और ये क्या है, ये जो टाइटल है, ये मार्कर्स हैं। ठीक है। तो टैग्स एंड मार्कर्स भी हमें समझ में आ गया कि लैंग्वेज के अंदर, किसी भी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के अंदर ये जो वर्ड टैग्स क्या होते हैं और मार्कअप्स मार्कर्स क्या होते हैं वो हमें समझ में आ गया। तो ये अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप लोग HTML डॉक्यूमेंट को अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसको अंडरस्टैंड करना, लेकिन थोड़ा सा अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले HTML जो है ना वो स्टार्ट होता है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये। और ये HTML यहाँ से लेके यहाँ तक उसने क्या किया, इसका एंडिंग टैग लगा दिया, ये जब स्लैश लगा देते हैं तो यहाँ पे एंड हो रहा है। इस तरह उसके बाद हेडिंग जो है ना, हेडिंग का भी एंडिंग टैग यहाँ तक होगा। तो ये पूरी की पूरी हेडिंग है। और हेडिंग का टाइटल क्या है, टाइटल का भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट और दरम्यान में उसने वो लिख दिया। अब क्या है, उसके बाद ये बॉडी लिखी हुई है, और बॉडी के अंदर ये हेडिंग वन है, और उसके बाद ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ का एंडिंग, हेडिंग का एंडिंग। तो ये इस तरह थोड़ी सी लैंग्वेज होती है। समझ में नहीं आ रहा तो समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना पता चल गया कि ये थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड भी होता है, लेकिन ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ये काफी ज्यादा यहाँ पर हमें कोई रोज एंड कॉलम्स नजर नहीं आ रहे, राइट। लेकिन जो टैग्स हैं और मार्कर्स हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, इसको थोड़ी सी डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ का क्या मतलब, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास HTML की लैंग्वेज हमें समझ में आ गई ये क्या होता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल के अंदर क्या है, जेसन और XML की फाइल्स हैं, इनको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के बारे में ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे याद कर लेना है कि जेसन और XML की जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड है। बस एग्जांपल्स की हद तक याद करना है, डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दोनों के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क होता है, फ़र्क क्या होता है ये देखो यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो टैग्स हैं, यहाँ पे ये जो टैग और मार्कर कौन किस तरह का यूज़ हुआ हुआ है, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे टैग्स एंड मार्कर की जगह पे ब्रैकेट्स और ये जो कोमास हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जेसन थोड़ी सी क्या होती है, इजी होती है मैनेज करना, रीड करना, ये डिटेल अभी पढ़नी है आगे। तो XML जो होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग टैग भी लगाना पड़ता है, एंडिंग टैग भी लगाना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, एक कोमा लगाना है और आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर चले जाना है, एक कोमा लगाना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर चले जाना है। लेकिन यहाँ पे इसको लिखना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है XML की लैंग्वेज को लिखना, और जेसन को लिखना क्या होता है, ईजी होता है। मेजर यूज कहाँ पे होता है, वेबसाइट्स बनाने के लिए, और भी काफ़ी यूज़ होते हैं ऐप्स बनाने के लिए, काफ़ी सारी वेबसाइट्स बनाने के लिए, एप्लीकेशंस बनाने के लिए, इन सब लैंग्वेजेस का क्या हो रहा होता है, यूज़ हो रहा होता है। इसके आगे कुछ की टर्म्स हैं जो हमने इसी पोर्शन के अंदर ही अंडरस्टैंड करनी है। तो सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होता है, अभी तक इसके बारे में हमें लगता है कि हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं।
अच्छा जरा मेमोराइज करते हैं। हमने क्या कहा था कि कमेंट्स होते हैं किस कोई काफ़ी सारी पोस्ट के अंदर, तो अगर हम उसके उसके ऊपर कैटेगोरिकल एनालिसिस परफॉर्म करें, वो याद है ना कैटेगोरिकल एनालिसिस का वर्ड हमने पढ़ा था। तो कैटेगोरिकल एनालिसिस परफॉर्म करें तो हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं पॉजिटिव कमेंट्स, न्यूट्रल कमेंट्स और नेगेटिव कमेंट्स के अंदर। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने सेंटीमेंट देखा है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, सेंटीमेंट बोलते हैं। तो ये मैंने कौन सा एनालिसिस परफॉर्म किया, सेंटीमेंट एनालिसिस। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कंप्यूटेशन टूल्स यूज करते हो, आइडेंटिफाई करते हो और क्लासिफाई करते हो इमोशनल टोन को। इमोशनल टोन था ना कि पॉजिटिव रिव्यूज कौन से हैं, नेगेटिव रिव्यूज कौन से हैं। ठीक है, ये क्या थी, इमोशनल टोन मैंने अंडरस्टैंड की थी, सच एज डिटरमाइनिंग। ये एग्जांपल उसने लिखी हुई है कि आप डिटरमाइन करते हो कि कस्टमर का फीडबैक जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। यहाँ पे उसने किसकी बात की, यहाँ पे फीडबैक के ऊपर बात की है, मैंने कमेंट्स के ऊपर बात कर ली थी। तो एग्जाम्पल्स है ना, तो एग्जाम्पल सिर्फ किस लिए होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो आई होप यहाँ पे हमें इस बात की समझ में आ गई होगी। अच्छा, एनएलपी क्या होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसका क्या मतलब होता है, ये पेपर में आ सकती है डेफिनेशन। तो ये क्या है, आर्ट एआई की एक फील्ड है। एआई की फील्ड का ये क्या करती है, कंप्यूटर को इनेबल करती है, हेल्प करती है कंप्यूटर को कि वो क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके, मैनिपुलेट मतलब चेंज कर सके ह्यूमन लैंग्वेज को। ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने का क्या मतलब है, अंडरस्टैंड करना, ट्रांसफर करना। ठीक है, क्योंकि हमने हमें पता है ना कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज यूज कर रहा होता है 1 0 0 0 0 1 1, बाइनरी लैंग्वेज यूज कर रहा होता है, राइट। तो बाइनरी लैंग्वेज जो है अ, उसको वो अंडरस्टैंड करेगा किस तरह, इंटरप्रेट करके उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, और उसके बाद उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। और इसे क्या कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज को क्या करना, प्रोसेस करना। तो ये डेफिनेशन भी हमारे पास क्लियर होगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है कि टैग्स एंड मार्कर्स क्या होते हैं। टैग्स एंड मार्कर्स कहाँ पे यूज होते हैं, ये यूज होते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए किस कोई भी इंफॉर्मेशन। टैग्स क्या करते हैं, पार्ट लेबल कर देते हैं डाटा के पार्ट को। और मार्कर्स क्या करते हैं, बिगिनिंग और एंड को क्या करते हैं, शो करते हैं। मार्कर्स क्या बताते हैं, बिगिनिंग और एंड बताते हैं। तो ये डाटा को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और मैनेज कर सके। अच्छा यहाँ पे जरा देखते हैं, मार्कर्स ने क्या बताना है, बिगिनिंग और एंडिंग बतानी है। तो यहाँ पे जो चीज़ बिगिनिंग और एंडिंग बता रही है वो क्या है, हमारे पास मार्कर्स हैं। ये जो हमने एग्जांपल की थी, इरेज कर लेते हैं पहले एक्सएमएल की, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर जो बिगिनिंग और एंडिंग बता रहा है, क्या चीज़ बिगिनिंग बता रही है, HTML और ये स्लैश HTML, तो ये क्या है, मार्कर्स हैं। और टैग्स ये वाले हैं। तो आई होप हमें समझ में आ गया कि टैग्स और मार्कर्स क्या होते हैं। टैग्स क्या करते हैं, डाटा को क्या करते हैं, लेबल कर देते हैं। अच्छा, एक्सएमएल क्या होता है, हमने समझ लिया, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है जो क्या करती है, डाटा को क्या करना है, उसने डिफाइन करना है, ये फ्लेक्सिबल होती है। और डाटा को क्या करती है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करती है और हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर करती है। अब इसको याद करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखो, एक्सएमएल क्या होती है, डिफाइंड डाटा करती है, डिफाइंड डाटा। और क्या काम करती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। और क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करती है। और जो है हायरार्कियल, हायरार्कियल फॉर्म होते हैं। अब ये चार वर्ड्स अगर याद कर लेंगे तो ये सारी की सारी डेफिनेशन हमें याद करना आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये भी एक लैंग्वेज है। ये क्या होती है, थोड़ी लाइट वेट होती है। लाइट वेट होने का क्या मतलब, इजी टू मैनेज होती है, लाइट वेट होती है। और क्या करती है, स्टोर करते हैं, यहाँ पे डाटा को एक्सचेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ह्यूमंस के लिए पढ़ना इसको आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या आ रहा था, हमने जेसन की लैंग्वेज अभी अभी ऊपर देखी थी, कहाँ पे है ये। तो यहाँ पे हमें इसको रीड करना आसान है, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि टैग्स और मार्कर्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टैग्स और मार्कर्स लेस है। और यहाँ पे कोमास यूज हुए हुए हैं, तो हमें रीड करना आसान है जेसन को, और एक्सएमएल को रीड करना डिफिकल्ट होता है। और कंप्यूटर के लिए प्रोसेस करना भी आसान होता है। ये यूज कहाँ पे होती है, वेब के अंदर। और एक्सएमएल से क्या होती है, थोड़ी सिंपल होती है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की आगे लिखा हुआ है, और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। ये क्या एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, किस लिए यूज होती है, वेब पेज को बनाने के लिए। अभी इस टाइमलाइन के अंदर ये अभी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ये सिर्फ एक ढांचा बनाने के लिए यूज़ होती है। क्या, एक्सएमएल को हम किस लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ स्केलेटन बनाने के लिए।
जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो सिर्फ स्केलेटन बनाने के लिए HTML को यूज़ करते हैं, और उसके बाद वो जावास्क्रिप्ट और C++ वगैरह वाली दूसरी अच्छी लैंग्वेज को यूज़ करके वेबसाइट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं या अच्छा करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, टैग्स को यूज़ करती है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताती है। और ये उसके अंदर हेडिंग के लिए जो टैग यूज़ होता है H1, और पैराग्राफ के लिए ये P वाला टैग यूज़ होता है। तो ये किस लिए होती है, डिस्प्ले करने के लिए, किसी भी कंटेंट को, किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर कोई भी कंटेंट जो आपने डिस्प्ले करना होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए ये यूज़ हो रही होती है। तो यहाँ तक ये बात हमें समझ में आ गई। तो ये जो चार पांच सेपरेट चीज़ें थी वो भी हमने समझ लिए। इसके बाद जो चीज़ हमने कवर करनी है, अब जो है डाटा कलेक्शन की इम्पोर्टेंस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डाटा कलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो एक्यूरेट और रेलिवेंट डाटा कलेक्ट करना, डाटा की क्वालिटी कल हमने पढ़ ली थी ना, तो उसी से रेलिवेंट ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो एक्यूरेट और रेलिवेंट डाटा कलेक्ट करना आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है। अगर आपका डाटा सही नहीं होगा तो डिसीजन मेकिंग भी सही नहीं हो सकती। अगर आपका डाटा पुअरली कलेक्टेड डाटा है और इरेलीवेंट है, तो क्या हो सकता है, आप उसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट आने के बजाय, सेल्स इंक्रीज होने की बजाय, आपका एम अचीव होने की बजाय, सारा कुछ जो है वो नेगेटिव की तरफ जा सकता है। तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए, डाटा की जब आपने कलेक्शन करनी है, डाटा की कलेक्शन के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी हमने कि हम डाटा की कलेक्शन करते हैं तो हमारे पास एक एम होता है। तो डाटा की कलेक्शन करते वक्त आपने ये तीन बातें दिमाग में रखनी है कि रेलिवेंट होना चाहिए डाटा, डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, और टाइमली डाटा आप कलेक्ट करके अवेलेबल करो। ठीक है। अब इसकी यहाँ पे केस स्टडी जो कि आपकी बुक के ऊपर भी लिखी हुई है, तो क्या है, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने डाटा कलेक्ट किया है मल्टीपल सोर्स से, कस्टमर की एप्लीकेशन से, क्लेम से, एक्सटर्नल डेटाबेस से भी, तो इस डाटा को एनालाइज करके वो क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि रिस्क क्या है, रिस्क को असेस कर सकते हैं। और अच्छा, रिस्क किस तरह का हो सकता है, इस तरह का रिस्क रिस्क हो सकता है कि क्लेम्स ना आ जाए, हमारे पास क्लेम्स नहीं आने चाहिए। तो वो इस तरह के रिस्क को पहले ही क्या कर लेंगे, असेस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर उन्हें पता चल गया कि किसी कस्टमर को उन्होंने फॉल्टी गुड्स भेज दिए, अब बजाय इसके कि वो वेट करते रहे कि वो कस्टमर बाद में कोर्ट के अंदर जाके उनके ऊपर केस कर दे, इससे पहले ही वो खुद कस्टमर को अप्रोच करके मामला जो है कोर्ट में जाने से पहले ही सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, रिस्क असेस करना किया है उन्होंने, तो उससे ही उसको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। अच्छा जी, अ, अगर डाटा जो है आपने पुराना कलेक्ट किया है या फिर गलत कलेक्ट किया है, तो इससे क्या हो सकता है कि आप मिस प्राइस कर सकते हो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, और हायर क्लेम लॉसेज आ सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, इंश्योरेंस कंपनी को जरा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करने होते हैं, क्लेम्स जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। और अच्छा, पहले जो क्लेम की एग्जांपल दी थी वो तो सेपरेट एग्जांपल दी थी। अच्छा, अभी इंश्योरेंस कंपनी के रेलिवेंट क्लेम्स की एग्जांपल यूज करते हैं। एक बंदा इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या करता है, कांटेक्ट करता है कि अगर मेरी कंपनी के अंदर आग लग जाती है तो आप लोग मुझे ये सर्टेन अमाउंट पे करेंगे। ठीक है। तो अगर मेरे पास डाटा ही नहीं है, करंट डाटा, अगर करंट डाटा ही नहीं है, मैं पुराने डाटा के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता हूँ कि इसकी कंपनी के अंदर तो आग लगने के चांसेस ही नहीं है, तो मैं उसको जो इंश्योरेंस का अपना प्रोडक्ट दे दूंगा वो बहुत ही कम प्राइस में दे दूंगा। लेकिन अगर मैं करंट डाटा को अगर देखूं तो मुझे पता चलेगा कि अब इसने नई मशीनरी लेके आई हुई है जो कि जिनके जहां पे आग लगने का खतरा काफी ज्यादा है। तो अगर मुझे पता है कि आग लगने का खतरा काफी ज्यादा है, यहाँ तो मैं उसको सेल ही नहीं करूंगा, या फिर मैं उसको जो अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करूंगा वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव सेल करूंगा। तो ये क्या है, डाटा जो है मेरे डिसीजन मेकिंग के ऊपर, मेरी सेल्स के ऊपर हाईली इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये बात हमें समझ में आ गई कि एक्यूरेट डाटा होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है कि डाटा कलेक्शन के अंदर जो एथिकल कंसिडरेशन है, एथिक्स भी तो हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एथिकल कंसिडरेशन क्या होती हैं, तो ये चार एथिकल कंसिडरेशन आपने याद कर लेनी है कि प्राइवेसी होनी चाहिए। हर इंडिविजुअल का राइट होता है अपने पर्सनल डाटा के ऊपर, तो प्राइवेसी का आपने ख्याल रखना है। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब है कि किसी का डाटा अगर आप कलेक्ट कर रहे हो और उसको किसी भी मकसद के लिए यूज करो तो वो उसको पता होना चाहिए। विद अगर उसको पता ही नहीं है तो ये आपका एथिकल नहीं है काम, एन अनएथिकल काम है। अच्छा जी, सिक्योरिटी, सिक्योर करना है आपने डाटा। अगर किसी बंदे का, किसी का भी आपने डाटा यूज कर रहे हो तो उसको सिक्योर करना आपकी जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है।
उसके बाद फेयरनेस होनी चाहिए डाटा कलेक्शन के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों से आप अननेसेसरी ज्यादा डाटा कलेक्ट ले रहे हो, कुछ लोगों से कम डाटा ले रहे हो। इसका क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो किसी से आप सिर्फ जो है सीएनएसई की बेस पे सेल कर देते हो, और किसी को आप उनके घर का डिटेल मंगवाते हो, तो क्या ये क्या हो गया, ये बयासनेस होगी। तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए डाटा कलेक्शन के अंदर। हर बंदे से अगर आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, तो वो हर बंदे से आपका डाटा जो है वो सेम कलेक्शन होनी चाहिए। और इसकी जो केस स्टडी है वो आपने रीड कर लेनी है, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद जो चीज़ हमारे पास रह गई है, क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ एक चीज़ रह गई है, जो क्या है हमारी डाटा की सोर्सेज ऑफ डाटा रह गए हैं, और जो हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। सोर्सेज जो है अपनी कल वाली जो लास्ट क्लास है उसके अंदर कवर करेंगे, और आपका हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 जो है वो खत्म हो जाएगा।